नोटबंदी के बाद काफी सारे मझोले और छोटे उद्योगों पर असर पड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जीएसटी आने के बाद से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। जुलाई से लागू होने के बाद से ही व्यापारी वर्ग इससे परेशान है। इसका कारण इसकी पेचीदगियां, छोटे उद्योग तो पहले से ही गर्त में जा रहे थे, ऊपर से जीएसटी ने बची कुची कसर पूरी कर दी। सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू से ही इस आधार पर नहीं हो रहा था कि सरकार ने फैसला लागू किया, बल्कि इस आधार पर है कि बिना तैयारी और समय दिए इसे लागू कर दिया गया। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और बैठक के बाद छोटे व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया गया। सरकार ने यह फैसला व्यापारियों के विरोध को देखते हुए लिया है। एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एडवांस ऑथराइजेशन, export promotion capital goods EPCG and 100% EOU till 31/3/18। तो इसके तीन हिस्से हैं। जो पुराना है जुलाई अगस्त का, उसका तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा। फ्यूचर एक्सपोर्ट्स 31 मार्च तक जो वो करेंगे उस एग्जेम्पशन तक करेंगे, जिसमें वो नॉमिनल 0.1% देंगे, और उसके बाद प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी, प्रेफरेबली बाय 1 अप्रैल 2018, ये ई वॉलेट की व्यवस्था तुरंत इस्टेब्लिश कर दी जाए। जीएसटी का विरोध केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं कर रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी भी इसके विरोध में खुलकर बोल चुके हैं। यशवंत सिन्हा तो खुद बीजेपी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा ने तो नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाला फैसला तक बता दिया। सुब्रमण्यम स्वामी भी सरकार के जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठा चुके हैं। संघ की तरफ से भी ये संदेश जा चुका है कि जीएसटी का प्रतिकूल असर पड़ा है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर जीएसटी और नोटबंदी को लेकर हमला बोल रहा है। पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी को लेकर लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार परेशान है। कई राज्यों में चुनाव है और सरकार को डर है कि कहीं बात न बिगड़ जाए। गुवाहाटी में भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। उसमें भी कई बदलाव सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि ये बदलाव क्या व्यापारियों और आम लोगों को राहत दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपने देखा पूरा मजमून जीएसटी से क्या राहत मिली और क्या नहीं मिली है, लेकिन जिसकी निगाहें सबकी टिकी हुई थी, क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसको एक बार फिर छोड़ दिया गया है। कुछ राहत की सीटें जरूर मारे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि ये पब्लिक के प्रेशर में किया गया है और ये पहले से करना चाहिए था। हम तो पहले से कह रहे हैं कि नोटबंदी के तुरंत बाद जीएसटी को लागू करना तर्कसंगत नहीं था। चले, हमारे साथ पंकज गियाजी, जाने माने टैक्स सलाहकार इस वक्त हैं, जयसिंह जी कोठारी, जाने माने आर्थिक समीक्षक हमारे साथ में हैं, पंकज जोशी साहब भाजपा नेता, सुरेश धाकड़ साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। पंकज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जीएसटी के 22वीं बैठक और जो राहत की चर्चा की जा रही है, जेटली साहब भी काफी उत्साहित होकर के कह रहे थे कि हमने पब्लिक के हित में देखते हुए, पहली बात तो यह है कि क्या इसे बैकफुट पे माना जाए या फिर कुछ राहत दी गई है? देखिए, जीएसटी कानून जब लगा, हमको ये तो मालूम है कि जीएसटी कानून थोड़ी जल्दबाजी में लगाया गया। सबकी उम्मीद थी कि 1 जुलाई से नहीं आएगा, बल्कि 1 सितंबर या उसके आगे भी किया जा सकता है, बट 1 जुलाई से लगा दिया गया। कानून एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलायमान है, जिसमें अमेंडमेंट्स, संशोधन, क्लैरिफिकेशंस, वो सब होते रहते हैं। हम ये देखें कि ये जो टिंकरिंग की गई है और ये जो रिलीफ दी गई है, ये इट इज टू लिटिल टू लेट। अगर ये चीज 1 जुलाई से ही ये चीज की डिमांड कंसिस्टेंटली जारी थी, हर व्यापारी वर्ग, हर ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहां तक कि इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे थे कि हमको इंडिया की परिस्थिति को देखते हुए जीएसटी जिस तरीके से लाया गया है कि हम एक डेवलप्ड राष्ट्र की तरह, जहां पे हर जगह इंटरनेट, हर जगह कंप्यूटर, हर जगह लिटरेसी है, उस तरीके से सोच रहे थे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मंथली रिटर्न हम कहते थे 3 है, सरकार कहती थी 1 है। अब सरकार को भी मानना पड़ा कि वो 3 नहीं 4-5 रिटर्न थी,
और उसको अब उन्होंने त्रैमासिक करने की जो छूट दी है, और वो भी 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पर, ये एक स्वागत योग्य छूट है। इसमें काफी हद तक छोटे व्यापारियों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी भी ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने इन अमेंडमेंट से ये क्लियर कर दिया है कि वो तैयार नहीं थे, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें उसको 31 मार्च 18 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसका मतलब वो सिस्टम तैयार नहीं था। अगर हम ई वे बिल की बात करें उसको भी जनवरी से स्टैगर्ड रूप में लाएंगे, इसका मतलब वो सिस्टम भी तैयार नहीं था, और उसको भी उन्होंने 31 मार्च 18 से पूरे 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू करने की बात करी है। अगर हम इसी तरह से त्रैमासिक रिटर्न की बात करें, सबकी डिमांड थी हर महीने का रिटर्न गलत है। जैसे पहले वैट में त्रैमासिक रिटर्न होता था, सर्विस टैक्स में छमाही रिटर्न होता था, तो एक बार वहां से चालू करना चाहिए था। अब उन्होंने माना है 1.5 करोड़ की जो लिमिट दी गई है वो मैं अभी भी मानता हूं वो काफी कम है। ये लिमिट अगर 5 करोड़ कर देते तो वाकई में सब व्यापारियों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता, और जो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये ऑटो मैचिंग में चला जाएगा, इसमें सरकार को कोई दिक्कत आनी नहीं थी। कोठारी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सरकार ये मान के चलती है कि हम ये चीज बंद कर देते हैं, नए नियम कायदे लेकर के आते हैं या टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा था आज एक समीक्षक का वो देना कि टैक्स रिफॉर्म्स कह सकते हो आप, इन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कह सकते। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो वो भी है कि आप पब्लिक ओरिएंटेड, आप उसको सेनेरे को लेकर के आइए, आप टैक्स का स्लैब बढ़ाते। जब आपके 2-3 आपने बजट पेश कर दिए जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि शायद 5 लाख तक की छूट इनकम टैक्स में देंगे, या जैसे पंकज गिया साहब कह रहे हैं इसे 1.5 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ तक करना चाहिए था, कि व्यापारी तो पहले से मरता आ रहा है। जब आप लोग ये मान के चल रहे थे कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त एमएसएमई का भट्ठा बैठा दिया तो कम से कम आपको तो उसे दुरुस्त करना चाहिए था, और इसी दायरे के अंदर सब सीमित रहते हैं, तो अभी भी ये माना जा सकता है कि सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो दावा कर रही है वो उसी रूट को पकड़ के चल रही है, या एक अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो झमेला है वो क्या हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट है। जब भी आप कोई डेप्ट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंटरनेशनल एजेंसी से आप डेप्ट लेके, जो नरसिम्हा राव जी ने कमिटमेंट किए थे, हमारी गलती ये हुई कि हमने मनी इकोनॉमी को पहले ओपन किया, मटेरियल इकोनॉमी को अब करने जा रहे हैं। तो चाहे जो भी इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन में ओपन होती है उस कंट्री को बहुत ये कह लीजिए कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमने मनी इकोनॉमी करने से क्या हुआ कि हमारी पूरी मनी की सिस्टम की सकिंग होकर वो बाहर चली गई। करीब करीब मेरे ख्याल से 80% काम तो हो गया, 20% बाकी है। तो जो रियल प्रॉब्लम है जो सबकी है वो है कि सिस्टम में से लिक्विडिटी गायब हो गई, और उसके ये सब जो साइड इफेक्ट वो है। जीएसटी की जहां तक बात है, सब रिफॉर्म बहुत, ये जो भी स्वागत योग्य है जो चेंजेस किए, मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं कि जो 5 करोड़ की लिमिट क्यों होनी चाहिए। केवल 85% जो टैक्स पेयर है वो 5% टैक्स देते हैं, तो केवल आप 5% को हैरेस करने के लिए, मतलब 85% लोगों को हैरेस करने के लिए जो 5% देते हैं, आपको 5% लेता है तो उसको लेना ही है, तो उसको सिंप्लीफाइड वे में आप ले सकते थे, और बड़ों पे 5 करोड़ से ज्यादा पे आप इसको करते, एक्सपेरिमेंट करते, साल भर चलाते, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे के लेवल पे उसको परकोलेट करते, तो आई थिंक ज्यादा बेटर होता। टैक्स सिस्टम भी होगा, आपको रेवेन्यू भी मिलती, पब्लिक भी परेशान नहीं होती, बिजनेसमैन भी नहीं होता, और ये आसानी से ये चेंजेज अपने को चल जाते। लेकिन ये क्या है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर या जो कानून बना हुआ है ये हमारे लोगों की, हमारे पॉलिसी मेकर की दिमाग की उपज नहीं है। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, उसमें ये हर देश के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, अपडेशन करके उसको लागू कर देते हैं, और इसके जहां जहां पे भी लागू हुआ है हर जगह, आप चाहे किसी भी कंट्री का उदाहरण ले लें, उसके बाद में, क्योंकि ये कंजम्पशन टैक्स है, आदमी के दिमाग में ये मानसिकता है कि ये कंज्यूमर पे टैक्स लग रहा है जी। अभी भी मेरा ये मानना है कि चाहे टैक्स की रेटें कम कर दी हो, बिजनेसमैन को अच्छा लग रहा हो, लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये दिवाली के बाद पता लगेगा, दिवाली के सीजन को आप छोड़ दिए, एक्सेप्शन है, रियल में ये दिसंबर में जाके पता लगेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा जी। कंज्यूमर अभी डरा हुआ है, वो एकदम चौकन्ना हो गया है, कुछ भी कर लीजिए, फालतू खर्च नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो सिस्टम में से लिक्विडिटी गायब हो गई, वो शक हो गई। रियल प्रॉब्लम वो है जिसको सरकार न तो समझ रही है, न समझना चाहती है, न कोई पॉलिसी मेकर उसको बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जो बात कर ले उसी पे माथे पड़े हुआ।
और उसको रिवर्ट भी नहीं कर सकते। तो उस गेम को खेलना अभी जो सरकार की जो भी पॉलिसीज मेरे को सामने नजर आ रही है, उसकी तोड़ किसी के पास में भी नहीं मेरे को नजर आती है जी। तो एक बहुत बड़ी राहत तो हम नहीं कह सकते इसे, बस ये कह सकते हैं कि चलिए थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं। केवल एक हाउल्ला हुआ, यशवंत सिन्हा साहब ने बोला, वो बोला तो इसलिए ये है, तो चलो थोड़ी सी उन्होंने चलो कंप्रोमाइजिंग वे में तो चलो आए, वो कम से कम ये कर लीजिए। लेकिन वही बात है, हम रिएक्टिव सोसाइटी हैं, रिएक्टिव सरकारें हैं, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हम जब रिएक्टिव होती है तो हम तो वो सांप निकलने के बाद लकड़ी पीटने का काम है, बिल्कुल तो वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो जैसे कह रहे हैं कि ये चीजें तो पहले से आपको विचार करके, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं है, इसमें तो आप 20 साल आगे का प्लान आज तैयार करके उस पर काम करें, ऐसे पॉलिसी मेकर की जरूरत होती है। हम तो ये डे टू डे के काम है, ये काम प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री के थोड़ी है, ये तो एक सिस्टम के काम है। उनका तो पॉलिसी मेकिंग ऐसी हो जो दुनिया देश को कहां ले जाना है 20 साल बाद में, उस पर काम करना चाहिए। और वो ये कह लीजिए कि आप अफसरों के काम या एक सिंपल जो क्लेरिकल वर्क है वो ये कर रहे हैं, तो हम इसमें उलझ गए हैं और इसमें वो निकलना बहुत भारी काम है और इसके इम्प्लीकेशन तो चलिए। तो आप संकेत दे रहे हैं कि जीएसटी के जाल में जनता तो फंसी हुई है, व्यापारी फंसा है, लेकिन सरकार भी अछूती नहीं है, बनते बॉल नहीं निकल पा रहे हैं कि वास्तव में अब क्या किया जाए। सुरेंद्र धाकड़ साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि प्रतिपक्ष के दबाव में जनता की वॉइस आप लोग बने, उसकी वजह से बैकफुट पे सरकार को आना पड़ा। बहुत सारे टाइम आप लोग देख सकते हैं, किसी भी सरकार का वक्त है, अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन अगर आप लागू कराना चाह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि बिल जो आप अध्यादेश के जरिए पास कराने की कोशिश करते हैं उसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ये तो रास्ते हमेशा से खुले हुए हैं, इसमें बैकफुट या इसे पॉलिटिकल नजरिए से हम क्यों देखते हैं? योगेन जी, जो चेंजेज किए हैं उन चेंजेज के बारे में हम पहले बताएं कि चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो, ई वे बिल का हो, सरकार के पास में जब जीएसटी लागू किया उससे पहले ही ये डिमांड थी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भारत जैसे देश में, जहां पर हमारा जो व्यापारी है, हमने जो नियम लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका या यूरोप की बात कर रहे हैं। तो ये जो आज आ रही है, हम त्रैमासिक की पहले बात करी, सीए इंस्टीट्यूट या बहुत सारे संगठन की तरफ से पहले ये डिमांड रखी गई थी। यहाँ पे रिवर्स चार्ज की जो बात करें तो रिवर्स चार्ज के लिए पहले ये कहा गया था, एसएमई सेक्टर को पूरे जीएसटी में कहीं भी ध्यान में नहीं रखा गया था। तो ये जो पूरा जो इनिशियल, आप देखिए 1 जुलाई को सिस्टम लगा, 30 जून की रात तक जो है नोटिफिकेशंस आते रहे, हमारी तैयारी नहीं थी। तो ये जो प्रेशर था जनता का, है ना, व्यापारियों का, आप सरकार ने कहा एक रिटर्न है, एक रिटर्न नहीं, पंकज गिया साहब ने कहा एक रिटर्न नहीं, एक्चुअली में 61 रिटर्न साल की हैं, 37 भी नहीं है, क्योंकि जहां टीडीएस टीसीएस वाली रिटर्न से उनको हम ऐड कर देंगे। तो जहां छोटा व्यापारी है, जो एसएमई सेक्टर का व्यापारी है, वो उसके लिए क्या हो गया, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उसको जो है एक अकाउंटेंट की जो है फुल टाइम अकाउंटेंट की जरूरत हो गई। वो अपना व्यापार काम धंधा छोड़ के अपने कंसल्टेंट के यहाँ पे, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पे महीने में 20 दिन वो वहां पर बिताने लग गया। तो दिक्कत हो गई, वो व्यापार करे या फिर इनकी कॉम्प्लायंसेज को पूरा करे। फिर कॉम्प्लायंसेज के अंदर भी जो कई सारी इतनी चीजें टिपिकल दी हैं, अभी भी आप देखेंगे कि जो 1.5 करोड़ की बात है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, यहां पर एक बड़ा इशू आएगा कि जो व्यापारी 1 से 1.5 करोड़ के टर्नओवर के बीच के हैं वो रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे। यदि उनसे माल जो 1.5 करोड़ से ऊपर का व्यापारी खरीद रहा है तो वहां पे फिर मिसमैच की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि हम जीएसटीआर 2 में क्लेम कर लेंगे, लेकिन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम मिसमैच। तो जो मिसमैच की प्रॉब्लम आई, इसको यहाँ पर इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। जो या तो ये कंपोजिशन की लिमिट को भी 1.5 करोड़ तक कर देते, जिससे कि ये मिसमैच की प्रॉब्लम जो आगे आने वाली है वो नहीं आती। और दूसरी जो ये 5 करोड़ तक की बात कर रहे हैं, ये 5 करोड़ के अंदर लेंगे तो जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडर वर्ग है, वो इसमें कवर हो जाता। तो यहाँ पर एक अच्छी राहत मिलती। लेकिन सरकार कई बार जो है जब नहीं सुनती, और ये सुना भी किस लिए, इधर यशवंत सिन्हा जी ने बोला, कांग्रेस बोल रही थी, बाकी जब व्यापारी वर्ग की तरफ से मांग थी, तो यहाँ पर सरकार एक तरीके से रोल बैक है। सुरेंद्र जी से कुछ राहत कह सकते हैं, बहुत फौरी राहत है। और यदि मैं इसको भी राजनीतिक नजरिए से बात करूं तो ये सब गुजरात चुनाव के लिए किया गया है। वापस कर देंगे फिर इसको। आप ये देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम आज भी कहते हैं, जब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दे रहे हैं और साथ के साथ उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं,
मेरे को बताइए, आप उस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से एक तरफ टैक्स ले रहे हैं और साथ के साथ आप जो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं। आपके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिन लोगों ने आपको रिवर्स चार्ज में आपने सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड डीलर ने, उसको आप पकड़ सकें। तो फिर ऐसे टैक्स का मतलब है, यहां भी 31 मार्च तक सस्पेंड किया है, उसको हटाया नहीं है। तो ये रिवर्स चार्ज में आज फिर कहता हूं, ये पूरे जीएसटी के लिए, पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि ये रिवर्स चार्ज जो है पूरे जीएसटी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। या तो आप इसको हटा दीजिए, या फिर आप ये देखिए, यदि एक दूसरे के जो बर्डन है टैक्स पेमेंट की एक रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर डाल रहे हैं, मैं अपना व्यापार करूं या जो दूसरे से मैं माल खरीद रहा हूं, मैं उसका टैक्स स्ट्रक्चर भी ध्यान रखूं, उसका HSN कोड भी ध्यान रखूं, मैं उसकी क्या रेट है उसको भी ध्यान रखूं। तो ये एक हर्डल है। HSN कोड की बात करें, एक नॉर्मल व्यापारी की तो छोड़िए, बड़े से बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए सही HSN कोड को ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। पंकज जोशी साहब हमारे साथ में। पंकज जी, आपने सुना कि एक फौरी राहत की बात कही जा रही है और विश्लेषक जो न्यूट्रल है एकदम, उनका कहना है कि सरकार को ये तो पहले से करना चाहिए था और अभी भी इसे को राहत नहीं कही जा सकती है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको एक चीज कहूं कि आज तक जो है देश के अंदर 1962 के बाद में पहली बार आप जो है कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं पूरा, क्योंकि 165 देश आपके लगा चेंज कर चुके। आप इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत, वैसे तो देखो 92-93 में जब चले गए तो भी एक तरह से मैं यही कह रहा हूं कि आप बेसिकली 165 देश जो हैं वो जीएसटी को लागू कर सके, तो आपको भी कितना टाइम और चाहिए था? क्या आप बेसिकली सबसे लास्ट वाले में आते हैं गिनती के अंदर, या और भी टाइम चाहिए था आपको? क्योंकि आप 9 साल से लगातार जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उन चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम चाहिए? देखिए मैं कह रहा हूं कि और कहीं भी किसी दिन तो टाइम लागू करोगे, आप किसी दिन तो प्लेटफॉर्म तैयार करोगे, और 9 साल तक यदि प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया तो खुद जो है जेटली साहब ने कहा था जब ये जीएसटी लागू हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन उन्होंने कहा था कि ये बेबी बेसिकली आपका था, हम तो खाली इसको लेकर के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, इसको जो है वो दे रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, आज इन चीजों के ऊपर खाली एक राजनीतिक कारण से कि हम खाली ये चाह रहे थे कि पहले होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं कि जो चीजें तैयार की गई, हाँ ये बात जरूर थी कि जिन चीजों को भी आप जब कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जब बेसिकली प्रैक्टिकली आज बहुत सीधी सी चीजें, एक बहुत छोटे से घर में शादी भी होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब लास्ट टाइम पे पता चलता है कि ये तैयारी हमारी रह गई, इस तैयारी को हमें यदि ऐसे करते तो ठीक रहता। तो वो जो चीजें हैं लगातार जब प्लेटफॉर्म पे आई, नीचे आई, जब लोगों को परेशानियां होने लगी, बहुत जब चीजें आई, तो ये चीजें जो है इनके अमेंडमेंट हुए, और अमेंडमेंट होना कोई गलत चीज नहीं है। पंकज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेंडमेंट जो है यदि आज की डेट में 1962 का स्ट्रक्चर देखें हम, तो फाइनेंस एक्ट आने के बाद भी लगातार जो है आप देखिए साल भर तक जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। जहां भी परेशानी आती है तो उनमें कोई ना कोई अमेंडमेंट छूटता है या कुछ लगता है कि टैक्स रिविजन हो रहा है तो उसमें अमेंडमेंट आते हैं। और ये जो बेसिकली क्योंकि पहली बार हम इसको इंप्लीमेंटेशन में लेकर आए, तो जो रियल प्रॉब्लम्स आ रही है, जो प्लेटफॉर्म पर चीजें तैयार हुई, कहीं भी कमी रही हो, तो निश्चित रूप से देखिए सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि उन चीजों को जो है जो लोग उसके जनता है, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसके लिए अमेंडमेंट होते हैं या उसके छूट मिलती है तो देनी चाहिए, और इसको हमने लगातार जो है इन चीजों का इंप्लीमेंट किया। जी पंकज जी, अगर इसमें आपने कहा कि अगर राजनीतिक कारणों की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें अगर राजनीतिक कारणों से, देखो विश्लेषकों का तो अपना नजरिया है कि हम तो बहुत समय से कह रहे थे, जिस प्लेटफॉर्म पे कहना होता है वहां पे कह भी रहे थे। मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से पंकज गिया जी से जब हम बीच में जब जीएसटी लागू ही हुआ था तो इनका कहना था कि हम लोगों को एक हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम एक प्रोफेशनल जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसके अलावा भी लोगों को हम एजुकेट कर सकें कि भाई हर्डल्स तो हैं लेकिन अभी इसमें जो है उसे दूर तो करना ही पड़ेगा हमें। ये लोग कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे सब। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, यशवंत सिन्हा जी के स्टेटमेंट के बाद लोगों का ये रिएक्शन रहा कि पार्टी के ही हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वो जो बातें बता रहे थे बड़ी लॉजिकली बातें बता रहे थे। इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार को जो पॉलिटिकल गेनर की जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, जो गेन कर सकते थे, उससे भी मुझे लग रहा है कि कहीं सरकार ने वो चांस खोया है, बीजेपी ने वो चांस खोया है, क्योंकि सबके नजर में यही है कि यशवंत सिन्हा ने जो कुछ सामने रखा, कांग्रेस की तो बात छोड़िए, चले कांग्रेस के लिए तो कहा जा सकता है कि साहब ये उन्हीं का लाया हुआ था जीएसटी और अब वो उसमें 10 खामियां निकाल रहे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा ने बड़ी ताल ठोक करके पर्टिकुलरली जेटली साहब को आगाह किया था जो कुछ आप करने जा रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, जनता को राहत नहीं मिल रही है इससे। आज मैसेज ये जा रहा है कि सिर्फ यशवंत सिन्हा ने जो मैसेज दिया उसी की वजह से सरकार को इस पर विचार करना पड़ा, क्यों जेटली साहब तो लगातार 3 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, जीएसटी बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है और हमने उसके बाद ही सब कुछ किया है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, 2 चीजें हैं।
जब भी कोई रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स हो चाहे कोई रिफॉर्म्स हो, रिफॉर्म्स कभी भी जो है बेसिकली वो जो है पॉलिटिकल माइलेज देने वाले नहीं होते, क्योंकि रिफॉर्म्स हमेशा बेसिकली कहीं ना कहीं कड़वी दवा होती है, जो कहीं ना कहीं जो है लोगों को लगता है कि इससे कहीं हमें जो है पंकज जी देखिए, उसमें अगर राहत कहीं होती है, पब्लिक अगर तालियां बजाती है तो देखिए उसे बुलाया भी जाता है, बुलाया भी जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, देखिए रिफॉर्म्स का मीनिंग ये है, बहुत सीधी सी बात है, जब रिफॉर्म्स का मीनिंग ये है कि रिफॉर्म्स से बुलाए जाते हैं, अदरवाइज तो फिर सब्सिडाइज्ड है। देखिए रिफॉर्म्स नहीं है फिर सब्सिडाइज्ड है। रिफॉर्म्स तो वो होते हैं जहां बेसिकली कड़वी दवा है, जहां कहीं ना कहीं उनमें सुधारात्मक जो है उपाय हैं। जब सुधारात्मक उपाय आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है तकलीफ देंगे, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो है कई बार जो है हम उन रिफॉर्म्सों को लाने के लिए लगातार जो है एक बार डिले करते थे। मैं छोटा सा उदाहरण घिया साहब और तैयार रहेंगे कि गार एक हम लेके आए थे, जो बेसिकली बहुत बड़ा रिफॉर्म था कि जिसके अंदर लगातार जो है बाहर से जो मनीज थी वो ब्लैक मनीज लगातार आए थे, लेकिन जो है इन्वेस्टर और फॉरेन मनीज वो लगातार जो है इस प्रेशर में थी कि यदि ये आएगा तो हम जो है इसको होंगे। इसी तरीके से पी नोट्स वाला मामला था, लेकिन लगातार जब इन रिफॉर्म्स को लाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पिछली सरकार जो थी वो लगातार टाइम देते मेरे ख्याल में 3 या 4 साल तक जो है, जब तक वो सरकार रही तब तक उसको आगे बढ़ाती रही। तो ये मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर रिफॉर्म्स को कहीं डर के मारे हम जो है राजनीतिक क्षेत्र से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार का एक महत्वपूर्ण ये बनती है कि राष्ट्र जो है वो पूरे विश्व के अंदर जो है आर्थिक मुद्दों के ऊपर लगातार खड़ा हो, तो आपको ऐसे रिफॉर्म्स आपको लेने पड़ेंगे। और इन रिफॉर्म्सों के कारण कई बार ये होता है कि पब्लिक को जो, क्योंकि बेसिकली देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि जो 1.5 करोड़ की लिमिट थी, मैं कहना चाहूंगा कि 5 करोड़ हम चाहते हैं। 1.5 करोड़ की लिमिट वाले जो लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो आज की डेट में भी जो है एक्साइज के अंदर और उसमें फॉल हो रहे थे, तो उनको तो एक्साइज के लिए लगातार रिटर्न भरनी पड़ रही थी, उनको तो वो सारे एप्लीकेबल करने पड़ रहे थे जो एक्साइज में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज थी वो कहीं ना कहीं ये खारिज नहीं कर रहे कि राहत नहीं मिली, जैसिंह जी ये भी मान रहे हैं, 1.5 करोड़ जी कह रहे हैं कि राहत तो दी है। बात थी, और खुद आप देखें घिया साहब थे और पिछली बार जो सी इंस्टीट्यूट थी और लोग टैक्स कंसल्टेंट थे, उन्होंने भी जो लिमिट मांगी थी वो पिछली बार भी जो मांगी थी वो 1.5 करोड़ तक की मांगी थी, दोनों ही चीजों में, कंपोजिशन स्कीम में भी और जो है त्रिमासिक जो रिटर्न थी उसके अंदर भी। हाँ, कंपोजिशन स्कीम, चलिए मैं आपके पास में आऊंगा, मैं लौटूंगा। पंकज घिया साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने कहा कि टर्नओवर अगर 5 करोड़ हो, तिमाही जो एक रिटर्न की बात आ रही है कि 1.5 करोड़ क्या 5 करोड़ तक किया जा सकता था, इसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा परेशानी सरकार को नहीं होती है, सरकार के को खजाने पे बहुत ज्यादा को असर पड़ता। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, आप लोग भी अपना एक एनालिसिस करते हैं जब भी कभी कोई गवर्नमेंट उस पर एक्सरसाइज करती है, कि ये मान के चल रहे थे जब इतनी कुछ विवाद या लोगों की डिमांड्स बढ़ी तो पेट्रोल डीजल की उम्मीदें थी कि शायद इसको भी जीएसटी में लेके आ जाएंगे, क्योंकि लेके तो आना होगा, आज नहीं तो कल लेके आएंगे, अभी तक छोड़ रखा है, देखिए तो कुछ उम्मीदें थी। पेट्रोल डीजल की बात है, मानकर चलिए कि पेट्रोल डीजल के लिए कोई स्टेट एग्री नहीं होगी। आज स्टेट का रेवेन्यू का शेयर देखिए तो 40% करीब करीब पेट्रोल डीजल और लिकर से आता है, और तीनों जीएसटी से बाहर रखिए। लिकर तो परमानेंट बाहर है और पेट्रोल डीजल को अभी फौरी तौर पे उन्होंने बाहर रखा है। पेट्रोल डीजल में स्टेट्स को अगर उनको रेट ऑफ टैक्स कम कर देते हैं या उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते हैं तो स्टेट का जो 40% शेयर है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और स्टेट बैंकरप्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी स्टेट बैंकरप्ट होने के कगार पे है। 7वां वेतन आयोग लगाने की हम राजस्थान में भी बात कर रहे हैं। अगर ये लग जाता है और जिस तरीके से आज फाइनेंस की पोजीशन है उसके हिसाब से आप ये मानकर चलिए कि पेट्रोल डीजल अभी फौरी तौर पे मेरे को नहीं लगता 6 महीने साल भर तक जीएसटी में आएगा। जहां तक 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट की बात है या जो छूट देने की बात है, अभी तक एक चीज क्लियर नहीं करी। आपने ये माना गलती हुई, आपने ये माना मंथली की जगह त्रैमासिक होनी चाहिए थी। 1.5 करोड़ तक एमएसएमई सेक्टर एग्जेम्प्ट था, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। आज उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए पे ला दिया, जो एमएसएमई की कमर तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन हुआ है। जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है, और अगर एमएसएमई सेक्टर और जो डेवलप्ड सेक्टर है उसको एक पेडेस्टल पे आप रख देंगे तो एमएसएमई सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। आप इसके साथ साथ ये देखिए, आज भी हम ये कहते हैं कि ये सारी गलतियां हुई, तो आपने जीएसटीएन जो कंपनी बनाई उसको सिस्टम उसने नहीं बनाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इन्फोसिस को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको एक सब्सटेंशियल अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। समस्त कार्रवाई हो रही है किसके ऊपर? व्यापारियों पे। चलिए पंकज जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जिन पे भी हम चर्चा करेंगे और बात ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए जैसा भी है, लेकिन आपको राहत कहां मिल रही है और कैसे मिल सकती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चल रहा था कल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर के। सरकार का जो दावा है कि हमने काफी राहत दी है, उसको लेकर चर्चा करें। राहत कहां मिली है, क्या राहत दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा करें। लेकिन एक बार जरा सुनिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो क्या कहते हैं इस बैठक और बैठक के बाद सरकार के जो अनाउंसमेंट है उनको लेके। हम उनका तो स्वागत करते हैं, परंतु ये कटु सत्य है कि मोदी सरकार जीएसटी से जुड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज को एक पारदर्शी प्रक्रिया से सुलझाने में विफल रही है। एंड आई वेरी ब्रीफली मेंशन, actually it's a mockery of GST on account of messing up of the GST architecture and multiple tax slabs. Firstly, one nation, one tax has become one nation, 7 taxes. For the tax slabs are 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% and 40%. Indian GST rates are now the highest in the world. That's the stark. तो आपने सुना कि 1 नेशन 1 टैक्स का दावा किया गया था और जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी यही था, लेकिन 1 नेशन 7 टैक्स सरकार ले रही है इस वक्त। घिया साहब, आपने कहा कि कुछ राहत दी जा सकती थी। एक चलिए अभी तो हम ये मान के चले कि सरकार ने जो तय कर दिया, अभी दौर तो वही, आपको उसी से निकलना पड़ेगा। एक आम व्यापारी है, उसको कहां किस तरह से एक राहत की बात कही जा सकती है, कैसे उसे राहत मिल सकती है? देखिए, आम व्यापारी हमेशा ये चाहता था सिंप्लीफाइड टैक्स देने में वो हमेशा विश्वास रखता है, लेकिन टैक्स की दर जो है वो तर्कसंगत होनी चाहिए और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसे कहते हैं। हमने इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी देखे तो 28% टैक्स पे जब हम सिस्टम को ले जाते हैं तो वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये हिट करता है कि 28% टैक्स, एक कस्टमर को अगर आप 100 रुपए की चीज खरीदे उस पर 28 रुपए टैक्स लगे तो उसके मन में भी एक विद्रोह की भावना, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है। व्यापारी की बात करें, व्यापारी सिंपल रिटर्न चाहता था, तो मंथली टैक्स पेमेंट चाहता था, त्रैमासिक रिटर्न चाहता था, फर्स्ट डे से चाहता था। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, होना नहीं चाहिए था, लॉ में से हटना चाहिए था। हम ये चाहते थे कि ये 5 करोड़ तक की रिटर्न हो। लेकिन आप एक बात बताएं, ये जो सिस्टम लाए, मंथली लाए, इसके ऊपर जो कंपनियां जिनके ऊपर विश्वास करके लाए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जीएसटीएन नेटवर्क हो, जो ऑफिसर्स है जिन्होंने ब्रीफिंग करी थी, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? क्या उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया? आज व्यापारी के ऊपर अगर एक दिन भी रिटर्न लेट हुई, उस पर 200 रुपए पेनल्टी लगी और उसके लिए भी आखिरी दिन के बाद नोटिफिकेशन लाना पड़ा कि हम जुलाई की पेनल्टी माफ करते हैं। अगस्त में 10 दिन तक पेनल्टी ली गई और उसके बाद नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि माफ करते हैं। 3B जैसे मंथली रिटर्न के लिए तो जीएसटी एक अच्छा रिफॉर्म है। हम ये कहते हैं कि 150 कंट्रियों में लाया गया, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, फिर भी हम लिया है। ये तैयारी पूरी नहीं थी, ये अब हमको स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा 150 कंट्री की जो बात करते हैं वहां पर और भारत का जीएसटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो 150 कंट्री सिंगल कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। आज भी अमेरिका में जीएसटी नहीं है। दूसरी बात, ज्यादातर कंट्रीज में सिंगल रेट है, हमारे यहां मल्टीपल रेट है, फिर उस पर भी आपने HSN कोड डाल दिया। आज का सिंप्लीफिकेशन देखें, उसमें प्रिंटिंग के HSN कोड, सर्विसेज के, एक प्रिंटर कैसे प्रिंटिंग करके देगा, उसके 7 तरीके के बाइफर्केशन दिए हैं। किसी में कागज सप्लायर दे, किसी में मटेरियल सप्लायर दे, किसी में सब कुछ उसका हो और सब पे अलग अलग HSN कोड। मैं एक आपको बहुत ही मजेदार बात बताता हूं। एक बड़ी नामचीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी ने शुरू के 2 महीने में गलत HSN कोड से बिलिंग करी और बाद में 2 महीने बाद उन्होंने वापस से अपना HSN कोड चेंज किया। नामचीन कंपनी जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम जो नामचीन कंपनी जो अकाउंट्स पूरे ऑनलाइन कर रहे हैं वो HSN कोड नहीं समझ पाते, आप एक कम पढ़े लिखे हिंदी में जानकार या देसी भाषा के जानकार छोटे व्यापारी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज हमको बिल में HSN कोड लिखना है, क्या वस्तु खरीदी, क्या वस्तु बेची। आप ये HSN कोड मैन्युफैक्चरिंग लेवल का था, हमको ट्रेडिंग में कितना माल उसने खरीदा, कितना बेचा, ये कॉन्सेप्ट पे हमको वर्क करना चाहिए था।
आज अगर आप इस तरीके से देखें, आपने जो छूट दी अनब्रांडेड और ब्रांडेड, इसमें एक फर्क कर दिया। अब ये अनब्रांडेड और ब्रांडेड ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, ब्रांडेड अगर होगा तो वही प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गया और अनब्रांडेड है तो वही प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया। अब लोग ब्रांड सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक रेट्रोस्पेक्टिव राइडर डाल दिया कि 15 मई के बाद का ब्रांड सरेंडर नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज है, ब्रांड पैकेज्ड फूड आता है तो हम ये मानते हैं क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको आटे को करमुक्त करना है तो करिए ना, उसमें कोई ब्रांड का बेच रहा है कि बिगर ब्रांड का बेच रहा है, ये डिसीजन कंज्यूमर पे छोड़ना चाहिए कि वो कौन सा आटा खरीदना चाहता है। आज कंज्यूमर वर्ल्ड है, आज आपने दवाई पे रेट ऑफ टैक्स कम करी, ब्रांड और बिगर ब्रांड की दवाई, खुला और लूज और पैक्ड। तो हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, एक तरफ तो आपका फसाई एक्ट है फूड सेफ्टी का, वो कहता है कि पैक्ड फूड होना चाहिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। और एक तरफ हम हाई टैक्स रेट करके उस ब्रांडिंग को और उस क्लीनलीनेस को हिट कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम छोटी छोटी बातों पे डिसीजन नहीं ले सकते। हमको आटा करमुक्त करना है, करिए, नहीं करना तो सब आटे पे 5% टैक्स लगेगी। वो सिंपल जैसे आप कह रहे हो, ये की ये स्थिति, ये जो लीकर का जो बैन है, हाँ। उन स्टेट की है। हाँ। कल ही एक वो नीति आयोग के अभी कौन सा क्या नाम है, उन्होंने बोला है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो बाहर से आने वाला पर्यटक है, हाँ। वो शराब पिएगा कि नहीं पिएगा। हाँ, आप उसको कैसे रोक सकते हो, कैसे कर सकते? 4 स्टेट में जाएगा वहां तो शराब बैन है, 5वें में जाएगा वहां खुली है। अरे आपको अगर करना है तो आप पूरा कर दीजिए, पूरे कंट्री में कर दीजिए आप, अगर ऐसा ही करना है। और उसमें भी फिर आप 3 स्टार में मिलेगी, उसमें 5 स्टार में नहीं मिलेगी, ये पता नहीं क्या क्या है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड, आपका वो जो टूरिज्म का जो हमारा बचा कुचा जो रेवेन्यू है जो मिलता है, जो लोग हैं वो आना बंद हो जाएंगे। आप किसी भी देश में जाइए, आज ईस्टर्न एशिया, ये एशिया में हमारा टूरिस्ट इंडिया से ज्यादा वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे होटल सस्ते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है। आज यहाँ पे 5 स्टार होटल पे 28% टैक्स लगा दिया, वहां पर वो खाना भी खाए तो भी 28% टैक्स है। नहीं, वो एसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिरने का मतलब ही क्या है, 28% हो गया आराम उसके लिए जाता है। आप उन सबको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो आपको वो भी नीति है, वो बिल्कुल। ज्यादा। और मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा कि एक सीकर रोड पे बड़ा नामचीन एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं कि देख लेते हैं वो कि साहब इसमें इतना टैक्स लगेगा, आप एसी है बस और कोई फर्क नहीं है, खाने में कोई फर्क नहीं, एक ही किचन से बन के आ रहा है, तो लोग देखते हैं कि चलो मैं इसी में खा लूंगा। तो ये कि रास्ते अब निकालना है कि सरकार ने वो रास्ते निकालने के लिए खुद ने मजबूर किया। कोठारी साहब, एक बात पर मैं जानना चाहूंगा, जीएसटी और नोटबंदी दोनों के जरिए एक बात कही जा रही है कि ब्लैक मनी आउट करने का काम किया, दूसरा करप्शन रोकने का काम किया गया। क्या वास्तव में ब्लैक मनी रुक पा रही है? और दूसरा करप्शन कौन सा? करप्शन का तो एक सिस्टम डेवलप हो गया, मुझे लगता है कि ये तो एक नई क्रांति इसे दूर करेगी। और हम हर व्यक्ति जानता है कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही पाप हैं, अपराध हैं, लेकिन देते हैं और सिस्टम का पार्ट है। गवर्नमेंट में बैठे नुमाइंदे भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कहां किस तरह से हमारे लेकुनार कैसे पैसे दिया जा रहा है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता है। क्या वास्तव में हम ट्रांसपेरेंसी की ओर जा रहे हैं? ट्रांसपेरेंट हो पाया हमारा सिस्टम? कोई इससे न तो करप्शन रुकने की कोई इसमें भावना कहाँ है, कहाँ लिखा है कैसे करप्शन रुकेगा? ये अपना एक प्रिजम्पशन है। मैं तो कहूँ आप जितने कोई ग्रेड तय कर लीजिए या सरकारी अफसर कोई बाबू जो भी है, आप सबकी जो पिछले 10 साल के जो उसके इनकम एक्सपेंडिचर के जो अकाउंट है वो आप ऑनलाइन डाल दीजिए, आप पब्लिक उनसे आप अपने आप समेट लेगी। आप ऐसा कीजिए, करना ही है तो आपको, तो केवल आपको है कि इसको करने से अकाउंटिंग, आजकल तो रिश्वत की बात ये हो गई है कि डिपार्टमेंट के लोग क्लाइंट को फोन करके पैसे लेते हैं आप, और उसका लेवल बहुत बढ़ गया। आप जो पहले हजारों में चीज थी वो आप लाखों में आ गई, और उधर जो इनकम का लेवल है, कंपटीशन इतना है कि सबकी इनकम का लेवल कम हो रहा है तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये सब चीजें जो है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि करप्शन कम हुआ, करप्शन कम नहीं होगा तो उसका रिवोल्ट ही होगा। व्यापारी वर्ग के पास पैसा नहीं है देने को, कमाई का नहीं है, तो वो उस आदमी को फिर ले जाके वो एसीबी में शिकायत करेंगे या इस करेंगे। ये तरीके आने वाले समय आएंगे, रिवोल्ट होगा। तो बजाय उसके ये है कि हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें। तो ये एक्शन तो एटलीस्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इससे कोई ट्रांसपेरेंसी आ रही हो सामने, या फिर जिस व्यक्ति ने कोई एक्शन लिया है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लिया है। इस टैक्स सिस्टम से उस जो सरकारी जो करप्शन उसका कोई लेना देना ही नहीं है डायरेक्टली। ये हम एक प्रिजम्पशन मान रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, कोई लेना देना ही नहीं है।
ठीक है, आप ऑनलाइन कर दोगे, वो ले जाएंगे। आप अभी भी सिस्टम में जाओ, वो 10 चीजें उनके पास में, सरकार के पास में ऐसी है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर देंगे आपको। तो वो तो आप व्यापार खत्म हो जाएगा तो फिर करप्शन ही किस बात का। ये इसका जवाब ये है कि जब व्यापार ही खत्म हो रहा है तो फिर करप्शन तो अपने आप हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन हम सिस्टम को, व्यापार को बढ़ाने के लिए, सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से कोई ऐसा ईज ऑफ डूइंग की जो बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग क्या है? ईज ऑफ डूइंग तो जब होता है जब राजस्थान में मान लीजिए पिछले 5 सालों में कोई 10-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है या एग्जीक्यूशन होता, तब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अगर आप बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम करते हैं एफडीआई के लिए, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। आज कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्मॉल और मीडियम सेक्टर के लिए आया क्या? नहीं, तो हमको ये समझना पड़ेगा उसके लिए भी नहीं करा। उसकी सबसे पहले फीलिंग तो जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल, उसकी होनी चाहिए ना। जब हमको ही फीलिंग नहीं है तो बाहर वाले को कैसे हो गया? तो ये सब आप एक कागजी कार्रवाई है, उस डायरेक्शन में ने सरकार ने व्यापारी को चोर कैटेगरी में मान लिया है। जितने उनके जो काम है, जितने निर्णय है, वो है कि भाई ये वर्ग तो चोर है। मैं ये कह रहा हूं, जब 80% इनकम टैक्स था किसी जमाने में, 65% हुआ, 60% हुआ, तो आपके सिस्टम ने तो उसको चोरी करना सिखाया। आप तो फिर जो उस समय सरकार चलाते तो उनको जेल में डाल दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? तो ये प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, मैं मान रहा हूं चेंज है आप, लेकिन उसके लिए मत करिए कि आप सबको, जो भी जिसने सब उस जमाने में ऐसा किया तो वो उसको कटघरे में खड़ी कर दो या जेल में डाल दो। आप ये भरोसा सिस्टम में कायम रखने के लिए ये गलत, जो इनका जो सोच है वो गलत है। और आने वाले समय में अगर तकलीफ हुई तो सबसे ज्यादा सरकार को उसी की होगी, बल्कि कंट्री पीछे हो जाएगा। सरकार तो आएगी, चली जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, वो होगी कंट्री। मान लीजिए आप जो बात कर रहे हैं, आप जो भविष्य की चिंता जो सता रही है, क्योंकि सरकार का तो दावा ये भी है कि देखिए रिफॉर्म्स का जो रिजल्ट आता है फ्यूचर में आता है। ये जो बेरोजगारी जो सामने दिख रही है, ये 10 साल में, 5 साल में ऐसी चरम पे उसकी हो जाएगी कि कोई सरकार आ जाओ कुछ नहीं कर सकते आप। जी, वो ऐसा सिविल वॉर का सीन हो जाएगा कि ये सब टैक्स रिफॉर्म आपके एक गली में चल जाएंगे और वो साला ऐसा होगा जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर। जुलाई में शुरू हुआ, उसके बाद में बड़ी राहत की जो सरकार दावा कर रही है, अभी जो समीक्षा हुई है 1 दिन पहले ही, उसके जरिए कुछ राहत के छींटे जरूर मारे। नवंबर में जो गुवाहाटी में होगी, कुछ उम्मीद की जा सकती है कि जब व्यापारियों का डेलीगेशन या चर्चाएं जब सोचेंगे तो शायद उससे कुछ राहत और दी जाए। नहीं, वो दिवाली के बाद में, हाँ नवंबर में है वो, तो गुवाहाटी में होगा। हाँ, वो नवंबर में जो भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि व्यापारी वर्ग को इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जब तक पंकज जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ की लिमिट करनी चाहिए, 5 करोड़ की लिमिट करने से ही व्यापारी वर्ग को राहत मिल सकती है, तभी वो थोड़े से इजी मूड में आ सकता है, तभी उसका काम करने का मन होता है। नहीं तो आज में आपको कई व्यापारी ऐसे मिलते हैं, यार इस देश में काम करने का धर्म नहीं, हम तो काम बंद कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल है, कहते हैं जो ऊब गए, परेशान हो गए इस सिस्टम से, इससे। तो अगर आप ये कर रहे हो कि सबको अपना काम ही बंद कर दे, ठीक है जी, बाहर वाले आके टेक ओवर कर ले, वो तब तो बात अलग है। तो आप उनकी पीड़ा को भी तो कोई समझने वाला हो, भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो तब है कि आप उस आदमी से, भाई ऐसा क्या है आप, तो उसका जवाब जब तक नहीं होगा, हम रूट नीचे के लेवल पे जाके उस चीज को नहीं समझेंगे। उस आदमी को यही रहना है, यही मरना है, सरकारें आती जाएंगी, जाती रहेगी, लेकिन उसको अगर आपका भरोसा नहीं है, अच्छा वो तो उसका इफेक्ट फॉल्स क्या, वो नौकरियां नहीं, वो आदमी नहीं रखेगा, अगर वो काम बंद कर देगा बेरोजगारी बढ़ेगी। वो मल्टीपल चेन जो सिस्टम है वो चलेगा, और वो कोई भी सरकार आ जाए उसको संभाल नहीं पाएगा। जी चलिए धाकड़ साहब, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स इसके जरिए माने जा सकते हैं कि नवंबर में जो बैठक होगी, जो एक आधार बना हुआ उसका कि हाँ सरकार अब शायद इस पर विचार करेगी, क्योंकि जैसे घिया साहब कह रहे थे कि चलिए एक सिलसिला शुरू है, कम से कम अभी एक ये तो कहा जा सकता है कि सरकार लचीलापन थोड़ा दिल में रख रही है कि सुधार किए जा सकते हैं। पहले तो जिस तरह से जेटली साहब के 2 दिन पहले बयान आए थे और यशवंत सिन्हा ने जिस तरह से एक एक चीज को खोल के बताया था, उसके बाद में तो उनके स्टेटमेंट्स में साफ एरोगेंस झलकती थी कि बिल्कुल सरकार किसी भी तरह के कोई राहत के मूड में है ही नहीं। तो ये मान सकते हैं कि नवंबर का और थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि देखिए इंपैक्ट तो इसका दीपावली के बाद आएगा। अभी तो सब लोग उत्साहित है कि अगर मैरिज किसी के घर में होती है तो बुखार भी लोग नहीं मान के चलते हैं कि फीवर है, गोली ले लो, सब चलता है यार, ये तो अभी तो डांस करो, एंजॉय करो। तो एक दिवाली है, दिवाली 12 महीने लोगों का इंतजार होता है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान का सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में इसे देखा जाता है। योगन जी, अभी अपन देखें आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, व्यापारी वर्ग परेशान है,
सरकार को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। 2014 से जब से आए हैं, मैं कोठारी साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि वो तब से आए, सिवाय व्यापारी वर्ग उनको चोर और बेईमान नजर आ रहा है। जो भी नियम कायदे बनाए जा रहे हैं वो ये मानते हुए कि इस देश में सिर्फ बेईमान लोग हैं, वो सिर्फ व्यापारी वर्ग है। व्यापारी सन्नाटा है। एसएमई सेक्टर के अंदर मशीनों की आवाजें बंद हो गई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने चेताया है कि बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं, सुरजेवाला जो कह रहे थे अभी कि वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी और जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी यही था, हम लोग लेके आए थे, तब भी इसकी डेफिनेशन में यही था और होना भी यही चाहिए था। पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई तो भी बात यही थी। लेकिन अभी हमें 7 टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी इस नाम किसी चीज के नाम पे सेस देना पड़ रहा है, वो भी टैक्स का ही पार्ट है। ये भी बीजेपी का कहना है कि समय रहते अगर आप लोग ध्यान देते ट्रांसपेरेंसी की और सिस्टम को डेवलप करने के लिए ताकि करप्शन ना फैले, तो ये जंग तो आप लोगों की लगाई हुई है। साफ कहना है बीजेपी का आप लोगों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर कभी अमल नहीं करती। ये आरोप अमल कर रही है। जो आज आए हैं जीएसटी का विरोध करते थे, जब भी जीएसटी लेके आए आपने हमेशा जीएसटी का विरोध किया, कभी जीएसटी के लिए सपोर्टिव मूड में नहीं थे। वन नेशन वन टैक्स की बात थी शुरू से। यदि हम पहले भी बात करें तो जो आज हम 7 टैक्स स्लैब आए हैं, 0 है, 3 है, 5 है, 12 है, 28 है और सेस है, वर्ल्ड के अंदर यदि हम देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट हमारी यहां पर है। जब शुरू में 28% लेके आए थे, तब जब मई के अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो 28% का कंसेप्ट आया। वहां पे कहा कि हम केवल लग्जरी आइटम पे 28% लेके आएंगे। तो आप ये देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। आप ये प्रधानमंत्री जी का सपना है शौचालय निर्माण का, आप शौचालय में काम आने वाली WC उस पर 28% जीएसटी है, भवन निर्माण पे 28% जीएसटी है। तो जो वन नेशन वन टैक्स की बात होना क्या चाहिए था कि आप या तो चीजों को एग्जम्प्ट करते और या फिर एक टैक्स की रेट से लाते। आज वर्ल्ड में कहीं भी दें, हमसे पहले मलेशिया लेके आया था, वहां पर जो सरकार ने क्या किया, एक एक्ट जब पूरा बनाया, एक्ट बनाने के बाद में उन्होंने 18 महीने तक पब्लिक डोमेन में रखा कि ये हमारा एक्ट है, आप इसको समझिए, व्यापारी वर्ग इसको तैयार होइए, हमारा सॉफ्टवेयर आप तैयार कर दिए। सरकार ने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया और वहां की जनता के साथ में उन्होंने 6000 से ज्यादा मीटिंगें करी, व्यापारी वर्ग को भरोसे में लिया और उसके बाद में उन्होंने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे हमारे जस्ट उलट काम किया गया। जिस दिन एक्ट आया उसके 4 घंटे जितने नोटिफिकेशन निकाले उसके 4 घंटे बाद में वो एप्लीकेबल होने थे। व्यापारी वर्ग को भरोसे में नहीं लिया गया। आज चाहे सूरत के व्यापारियों का विरोध कपड़े के लिए लेके राजस्थान में विरोध हुआ, हर जगह व्यापारी वर्ग ने, व्यापार मंडल ने, व्यापारी संघ ने, एसोचैम ने, सबने जो है सरकार को जो प्रतिवेदन दिए, प्रोफेशनल बॉडीज ने जो प्रतिवेदन दिए, लेकिन सरकार अपने अडामेंट में इतनी थी कि नहीं, हमें किसी की बात नहीं सुननी है। और आज उसका ये खामियाजा है। चाहे आप ये देखिए, चाहे वो नोटबंदी हो और चाहे ये जीएसटी हो, दोनों ही जो एक्शन सरकार की तरफ से हैं वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रॉपर होमवर्क के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी आगे की सोच के एक तुरंत में लिए गए निर्णय थे और जिसकी खामियाजा भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% से 3.5% की जीडीपी के रूप में आज लेना पड़ा है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार, जो आप नवंबर की बात कर रहे हैं, कि यदि यही हालात रहे तो देश के अंदर जो है आर्थिक दिवालियापन की स्थिति हो जाएगी। तो सरकार यदि तुरंत से एसएमई सेक्टर को यदि उन्होंने रिवाइव नहीं किया तो ये जो हमारा देश है, यहाँ पे जो बेरोजगारी का आलम है, मैं फिर कोठारी साहब से सहमत हूं कि वो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आज आप जो खाते पीते घर के, आपके 4 लोग आएंगे, आपको घर से निकालेंगे। आपको लगता है कि सरकार को भी शायद इसकी चिंता होगी, सरकार भी इस पर एक्सरसाइज कर रही होगी, तभी तो मुझे लग रहा है कि 75 लाख से 1.5 करोड़ किया गया। 5 करोड़ की जो डिमांड है, अगर नहीं भी करेंगे तो नवंबर में हो सकता है कि कुछ राहत मिल सके। पार्टी स्तर पे भी चर्चा। इस बात पे मैं इंटरप्ट करूंगा। सरकार ये चीज नहीं समझ रही है जो हम बात कर रहे हैं, जो इम्प्लीकेशन सामने दिख रहे हैं, सभी अखबार भी है, प्रैक्टिकली मतलब वो नहीं है। सारी चीजें 4 मोदी जी बैठते हैं तो वहां पे भी ये चर्चा होती है। अब वो तो मोदी जी ने कह दिया कि साहब ये जो
ऐसा जो फैला रहे हैं उनको हम पहचान करेंगे वो एक दादागिरी की, उसके बाद छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब जनरल आम जन में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो है, उनमें ये सब चिंता का विषय है। सरकार उस डायरेक्शन में नहीं सोच रही है, और अगर सोचती तो इस तरीके के ये काम आप ये देखिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो स्टेप्स से पब्लिक ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, इससे कि जनता के लिए, जनता के हित की जो बात की जाती है वो नहीं कहे जा सकते। आपका ये मानना है? नहीं, इसमें एक चीज और खाली ऐड करूंगा। हाँ, जो नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं या तो बिगर सोच के ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। आज 50,000 की जो सोने पे सराफे पे 2 लाख की लिमिट करी पीएमएलए एक्ट में, तो पहले तो आप नोटिफिकेशन लिया है 50,000 का, पूरा ट्रेड जब उससे त्राई करने लग गया, महीनों तक बंद रखा, बिल्कुल डिमांड, और उसके बाद आपने वापस अपनी गलती रियलाइज करी और उसको विड्रॉ करा, तो वो जो 3 महीने 6 महीने ट्रेड सफर हुआ, उसका खामियाजा कौन से ब्यूरोक्रेट से एक्सप्लेनेशन मांगे? एक बात और आपने जो बात मेरा कही, क्वेश्चन उनसे, जेटली जी से है कि एडवोकेट को जीएसटी से बाहर क्यों रखा सब? क्या वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? आप जब दुनिया सबको ला रहे हो तो एडवोकेट भी तो एडवोकेट एडवाइजर को सलाहकार चार्ज मैकेनिज्म में डाला है, जीएसटी से बाहर नहीं रखा है। एडवोकेट की सर्विसेज पे जीएसटी है और 18 सब पे 18% रिवर्स चार्ज में है ना, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब कॉम्प्लायंस उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसलिए रखा ये क्या बात हुई? वो खुद चार्ज करे और सरकार को जमा कराए। उसका कारण ये है कि जो एडवोकेट है न्याय का ऑफिसर कहलाता है, और न्याय का ऑफिसर इट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है। और आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि वहां पर आज इंडिया में जिस लेवल पे हम एडवोकेट जमात है, उनको सर्विसेज जो है वो आज एक गरीब छोटे आदमी को उनको देनी पड़ रही है। आज उन सबसे अगर वो बिलिंग करके और उस मेथड में जाएगा, तो ये आज का डिसीजन नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम भी यही था। सर्विस टैक्स में भी रिवर्स चार्ज छोड़ दो आप, बीजेपी में भी था, और सबको जब एक ही दायरे में लेके आ रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट को बाहर रखा है, कपड़े वाले कह रहे हैं टैक्स लगाए नहीं कपड़े पे, फिर आप एग्रीकल्चरिस्ट को रखा है, जीटीए को रखा है। मैं कहूँ आप उसमें आर्बिट्रल लिमिट का कर दो, छोटे को नहीं देना, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में रखा है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे घिया साहब, ये इसको भी एक पार्ट माना जा रहा है कि आपको बैंक अकाउंट्स को पैन कार्ड से आप जोड़िए, अब तो आपके पीपीएफ के अकाउंट को भी आप आधार और पैन कार्ड से जोड़िए। साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार ने उसका कोई तोड़ ढूंढा है कि आपके पैन कार्ड, जैसा अभी पिछली बार था कि 2.5 करोड़ कितने लोगों के डेटा ही वो बिल्कुल सार्वजनिक हो गए, चोरी हो गए। देखिए, सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि आपने हर चीज डिजिटल कर दी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी फायरवॉल कितनी पक्की है ये आपने अभी तक नहीं किया। आपने मोबाइल पे नेट बैंकिंग दे दी, आपने मोबाइल पे सब लिंकिंग दे दी, आधार कार्ड से लिंकिंग दे दी, और ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट दे चुकी है कि आधार कार्ड का भी डाटा लीक हो चुका है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 9 जजेस की बेंच है, जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता में जो बेंच हुई, उन्होंने कह दिया कि ये राइट टू प्राइवेसी है और ये फंडामेंटल राइट है और आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने तो बैंक अकाउंट से आपके सीज हो जाते हैं, अगर आप उसमें केवाईसी के नाम पे पैन और आधार आपको जोड़ दिया। उसके अलावा सबसे बड़ी जो एक मजेदार बात वो ये है कि आप 20,000 से ज्यादा आप नगद नहीं काम ले सकते हैं। अगर आपको किसी को देना है तो 20,000 से ज्यादा नहीं सकते, आप चेक के जरिए लीजिए या फिर आप ऑनलाइन करिए। 20 नहीं, अब तो 10,000 ही है, अब तो 10 ही। तो बड़ी पंकज जोशी साहब आप सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि जनता के बीच आप ही रहते हैं और आप पार्टी स्तर पे कभी चर्चा हो रही थी, मतलब ये जो 1.5 करोड़ किया या फिर जो भी कहीं राहत की बात कही है पंकज जो घिया साहब ने कहा, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि सराफा कारोबार जो है केवल भारत के उस पे मैप पे नहीं है, दुनिया में जयपुर की ज्वेलरी और यहाँ का सराफा व्यवसाय अपनी एक जगह रखते हैं। आपको ध्यान होगा कितने समय तक यहाँ के व्यापारियों ने बिल्कुल काम का बहिष्कार रखा, बिल्कुल बड़ी परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद अब इनको करके दिया है। तो समय पे ये सब चीजें नहीं हो सकती। देखिए, मैं 2 चीजों पर कहूँ। पहली बात तो उन्होंने कहा कि बेसिकली कि जो है कि नोटबंदी में ब्लैक मनी। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, एक कंपनी, आपने खुद ने देखा कि आज तक आपने कभी देखा कि कंपनी में जो है पिछले यदि 10 साल से जमा नहीं कराई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटबंदी में एक कंपनी जिसके खाते के अंदर कुछ हजार रुपए होते हैं, जो मिनिमम बैलेंस होता है, वो 5,000 करोड़ रुपए जमा करा देती है और 5,000 रुपए करोड़ जमा कराने के बाद जो है वो निकाल भी लेती है। क्या बेसिकली इनको पकड़ने का कोई था इनके पास में मैकेनिज्म जो अब तक नहीं यूज कर पाए? और उन कंपनीज के पास आज 2 लाख कंपनियां,
आज आप एक बताइए कि मुझे 5 साल और 10 सालों के अंदर कंपनी की फॉर्मेशन कितनी थी, और उन 2 लाख कंपनी शेयर कंपनीज जिनके अंदर खाली वो कंपनीज नहीं कि बंद करके बंद हो गई हो, बल्कि वो कंपनियां जो नोटबंदी के अंदर जिन्होंने जो है पैसे के बेसिकली बैंकिंग की तरफ पैसा उगला और पैसा जमा हुआ। तो ये जो चीजें थी, देखिए ये एक कहीं ना कहीं लोगों को पता चला है कि ये लोग जो है इनके अंदर जो है जिस तरीके का जो व्यापार हो रहा था, शेल कंपनीज हो रही थी, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक लगाम लगा। चलिए वो तो कोई खारिज नहीं कर रहा है, एक बार की शेल कंपनियां थी उनपे तो चलो लगाया था, ये चीज थी। दूसरा ये है कि आज भी जो चीजें हैं, आज भी आप देखिए कि लगातार जब आधार कार्ड से और इनसे, देखिए बिल्कुल बात ठीक है कि जब आप नेट से जोड़ते हैं या इन चीजों को जोड़ते हैं तो बेसिकली आपकी जो सिक्योरिटी फायरवॉल है वो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और लगातार सरकार जो है इसके ऊपर एक्शंस ले जा रही है। लेकिन क्योंकि बैंकों में मैं आ रहा हूं, बैंकों में पहले आपका कोई शुरुआत जो हमारी हुई थी डिबेट की वो यहीं से हुई थी। 3 लोगों ने एक ही बात कही कि जीएसटी का विरोध कभी व्यापारी नहीं किया, जीएसटी लाइक ए टैक्स, और एक ही बात है तो उसमें कहीं कभी व्यापारी ने मना नहीं किया। लेकिन आपका सिस्टम मैं ये कह रहा हूं 28% टैक्स जो है नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है एक टैक्स होना चाहिए। आज जिन लोगों के ऊपर मैं कह रहा हूं, आज जिन पे एक्साइज ड्यूटी 28% से अबो थी, वो 18% पे आ भी जाएं और उसके बाद में वो बेसिकली इनपुट भी ले लें, तो उन पे क्या रिवर्सल टैक्स है, वो तो बेसिकली 0 टैक्स पे आ जाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि आज जो टैक्स रेट आपके पास चल रही थी, जो मैकेनिज्म आपके पास था, उस मैकेनिज्म को आपको कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार ने कहा। जब आपने पहली बार देखा, आज जीएसटी लागू होने के बाद मुश्किल से कुछ चंद महीने हुए हैं, लेकिन लगातार सरकार देख रही है कि हर एक चीजों में जो है टैक्स रेट्स को गिरा रही है, क्योंकि सरकार ने देख रही है कि बेसिकली इनके यूटिलाइजेशन किन लोगों के पास है, कौन लोग इसको अफोर्डेबल है, कौन लोग नहीं है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं। जैसे जैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं, सरकार उनको जो है रेट को जो है माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीएसटी को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित, और चिंतित नहीं इफेक्टिव भी है। जो खाना खा रहा है, ये मैं तो कहूंगा जो सांस ले रहा है वो भी इससे के दायरे में है। कोई कहे कि मैं तो गरीब हूं, बीपीएल मेरे पास में कार्ड है, लेकिन आप कहीं पे भी जा रहे हैं, सब्जी आप लेने जा रहे हैं, सब्जी आप जिस ठेले से ले रहे हो सकता है उस पर जीएसटी के लिए कोई वो नहीं हो, लेकिन जहां से लेकर के आया वहां जीएसटी पे कर चुका है वो पहले, या किसी माध्यम से उसे पे करना पड़ा है। तो जीएसटी एक वो दायरा है टैक्स का जिसमें किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया है, और वजह भी साफ है कि इस पे लंबी चर्चाएं होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, हो सकता है, और उनका एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे अभी धाकड़ साहब ने कहा कि 6,000 कॉन्फ्रेंसेज मलेशिया में 18 महीने के दौरान हुई, उसे लागू करने से पहले, और मुझे लगता है चर्चाओं में ही तकलीफ झलकती है और इसके रास्ते भी सोचते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो अब कुछ बचा हुआ है उस पर गौर फरमाएगी और नवंबर में शायद कुछ राहत दे सके, क्योंकि रिजल्ट्स तो दीपावली के बाद ही आएंगे कि कितने लोगों को राहत मिलेगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।